तो ये आपके सामने सर्किट गिवन है और आप लोगों ने इसके अंदर जितनी भी करंट्स आपके सामने आ रही हैं उन सब की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड करनी है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं स्टेप वाइज आपको बताता हूँ। सर्किट को आप लोगों ने देखना है और आपने चेक करना है कि कहाँ पे करंट्स की वैल्यूज गिवन है। तो अगर मैं राइट साइड पे देखता हूँ तो I5 है, I5 की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, I4 की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, I3 की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं राइट साइड से इसको सॉल्व करना शुरू नहीं कर सकता। नोड सी के ऊपर अगर आते हैं तो इट स्टेट दैट यहाँ पे एक 4 एम्पियर की करंट आ रही है नोड सी की तरफ और यही करंट आगे जा रही है I4 की तरफ, I4 बन के। तो आप यू कैन सी के जो नोड सी है उसके रिस्पेक्ट से जो 4 एम्पियर करंट इसकी तरफ आ रही है, आगे कोई और पाथ उसको अवेलेबल नहीं है आगे जाने के लिए, तो इट मीन्स कि आपके पास जो I4 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट शुड बी इक्वल टू 4 एम्पियर, क्योंकि उसके पास और कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। ये जो करंट यहाँ से 4 एम्पियर वाली आएगी नोड सी की तरफ, वो आगे ही कैरी ऑन हो जाएगी। तो यहां से हमें ये पता चला कि I4 जो है वो 4 एम्पियर। क्लियर है? यस सर। इसी तरह से अब हम नोड बी की तरफ अगर जाते हैं तो वहां पे I1 भी अननोन है और I3 भी अननोन है। तो इसका मतलब है हमें मजीद लेफ्ट साइड की तरफ जाना होगा और नोड ए की तरफ हम आ जाते हैं। तो नोड ए पे हम जब आते हैं तो यहाँ पे हम KCL अप्लाई करते हैं। वी विल अप्लाई KCL एट नोड ए, इसको मैं NA लिख देता हूँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम नोड ए के ऊपर खड़े हैं और हमने देखना यह है कि कौन कौन सी करंट हमारी तरफ आ रही है और कौन कौन सी करंट हमसे दूर जा रही है। सो उसको एक तरफ लिखना है इक्वेशन के और बाकी करंट को दूसरी तरफ लिखना है। तो हमने देखा कि 5 एम्पियर की करंट हमारी तरफ आ रही है और 4 एम्पियर की करंट प्लस I1 जो है ये दोनों हमसे दूर जा रही है। किसी को एतराज है तो अभी पूछ लें, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूं। So eventually we will get I1 is equal to 1 एम्पियर और मैं सर्किट में जाके यहाँ पे पुट कर सकता हूँ that I1 is equal to 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर जो है नोड बी की तरफ जा रही है और नोड बी के साथ कोई और चीज कनेक्टेड नहीं है। मतलब है नोड बी जो है वो I3 और I1 के जो एलिमेंट है उनके दरमियान कॉमन पॉइंट है। मतलब है कि इससे पहले वाला रजिस्टर जिसमें से I1 करंट पास हो रही है और इसके बाद वाला रजिस्टर जिसमें से I3 पास हो रही है, ये दोनों रजिस्टर आपस में सीरीज में है और सीरीज सर्किट की ये कैरेक्टरिस्टिक है अगेन कि इसमें से सेम करंट पास होती है। सो अगर I1 1 एम्पियर है तो I3 भी 1 एम्पियर ही होगी और ये दोनों करंट नोड डी की तरफ जाके आपस में मिल रही हैं। तो नोड डी के ऊपर अगर आप KCL अप्लाई करते हैं, अगेन अब मैं नोड डी पे जाता हूं, KCL 8 नोड डी को मैं ND लिख लेता हूं एंड यू विल से ओके। अब डी के ऊपर हैं तो हमारे पास I3 आ रही है तो आप लिखेंगे I3 प्लस I4 भी हमारी तरफ आ रही है एंड I5 दूर जा रही है तो वो दूसरी साइड पे लिख देंगे। I3 है 1, I4 है 4 एंड दैट इज इक्वल टू I5। सो I5 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो ये सिंपल से सर्किट पैरेलल सीरीज के हैं जिनको आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। नो सर। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है सर्किट का, जिसको हम कहते हैं करंट डिवाइडर रूल। तो उसकी तरफ आते हैं। अगेन अगर आपको फील हो रहा है कि मैं बहुत तेज जा रहा हूं
मैं इसलिए तेज जा रहा हूँ कि आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। आई सपोज कि ये चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, इसीलिए आप क्वेश्चन नहीं पूछते। तो मैं इसलिए तेज जा रहा हूँ और आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हैं। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर है। सो करंट डिवाइडर की तरफ आते हैं। जिस तरह वोल्टेज डिवाइडर रूल हमने डिफाइन किया था सीरीज एलिमेंट्स के लिए, करंट डिवाइडर रूल हम डिफाइन करेंगे पैरेलल एलिमेंट्स के लिए। बिफोर गोइंग टू दी करंट डिवाइडर रूल, इसके एक दो सिंपल पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स या तीन एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पैरेलल में हैं और उनके अंदर उनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज अगर सेम है, मतलब तीन एलिमेंट्स हैं या 10 एलिमेंट्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पैरेलल में हैं सॉरी, अगर पैरेलल में है तो उनमें से सेम करंट पास होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके पास एलिमेंट्स पैरेलल में हो जितने भी हैं और उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज अगर डिफरेंट होंगी तो उसमें से डिफरेंट करंट पास होगी। और उसका सिंपल रूल ये है कि जिस रेजिस्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें से कम करंट पास होगी और जिस रेजिस्टर की वैल्यू कम होगी उसमें से ऑब्वियसली ज्यादा रेजिस्टेंस पास होगी। अब इसको हमने चेक करना है कि हमारे पास ये वोल्टेज डिवाइडर हम किस तरह से डिफाइन करते हैं या फार्मूला इसका हम किस तरह से डिराइव करते हैं या लिखते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने एक सर्किट बनाता हूं और उसके अंदर दो तीन रेजिस्टर्स को मैं पैरेलल में ड्रॉ कर लूं, एंड आई सिंपली से दैट कि यहां से आई करंट आ रही है, दिस इज I1, I2 and I3, and you have 1, 2 and 4 ohm over here. And suppose I current is equal to 6 amperes. तो इस किस्म की सर्किट को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पैरेलल सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है हमारे पास कि आपके पास इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है। तो ओवरऑल अगर इस सर्किट को देखें तो आप इसके लिए आर टोटल भी निकाल सकते हैं। अगर मैं साइड पे आर टोटल निकालूं तो फार्मूला वही है कि आप ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 इंटू 2 8 इंटू 1 8 आ जाएगा, ठीक है। देन 2 प्लस 4 प्लस 8 and you will get 8 divided by 40. That is almost 0.6. तो ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। केसीएल अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि ऊपर जो नोट है, या जनरली अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो करंट होती है वो किसके इक्वल होती है, करंट टोटल करंट जो है दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी टोटल ओवर आर टोटल, यही बात है। एंड वी टोटल को हम
लिखते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, तो आप कहेंगे कि आई टोटल या इसको इसी तरह रहने दे फिलहाल, हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपने I1 निकालना है तो I1 आप लिखेंगे I1 विल बी इक्वल V ओवर R1, और चूंकि हमारे पास पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज से रहती है तो V टोटल ओवर R1 हम लिख लेंगे। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V टोटल की जगह हम उसकी वैल्यू लिखते हैं तो वो आ जाएगा I आर ओवर R1। क्लियर है? अब इस केस में आप कह सकते हैं कि ओवरऑल इसमें 6 एम्पियर जो है वो हमारे पास आई टोटल आ रहा है। आर टोटल हमने यहाँ पे साइड पे फाइंड कर लिया था, और R1 R2 लेट्स सपोज दिस इज R1 R3, so this formula is actually your current divider formula। तो ओवरऑल अगर मैं इसको सिंपल करूं, सो यू विल से ओके, अगर मेरे पास आई एन, मैंने किसी कोई एन एलिमेंट है, nth एलिमेंट है, और उसकी मैंने करंट फाइंड करनी है, यू विल सिंपली से दैट करंट ऑफ दिस nth element in parallel will be equal to I total into R total over Rn। क्लियर है? यस सर। ये फार्मूला जिस तरह वोल्टेज डिवाइडर का था, आपने वी एन किसके इक्वल था आपके पास? जी बताएंगे? VT into R N RT divided by RN। VT divided by RT multiplied by RN। So that will so that was equal to VT, मतलब Vn is equal to VT divided by या VT into Rn over RT if I am not wrong। ठीक है? नहीं नजर आ रहा ये। क्लियर हो गई बात? So this is your यस सर। voltage VT, voltage divider, and this one over here is your current divider CD। तो आप वापस जाते हैं ऊपर सर्किट की तरफ अपने। I1 फाइंड करने के लिए हमें टोटल करंट चाहिए जो कि सर्किट में है, हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए और एलिमेंट की रेजिस्टेंस चाहिए। सो
I1 के लिए आप सिंपली लिखेंगे ओके I1 इज इक्वल टू I total which is 6 ampere into R total is 0.6 divided by R1. R1 is 4 and you will get I1. क्या आता है? जी क्या आंसर आता है? Sir, 0.9. 0.9. 0.86 are almost equal to 0.9. इसी तरह आप जल्दी जल्दी से I2 और I3 जरा निकालें और मुझे बताएं कि उनकी वैल्यूज क्या होगी। .8 है सर I2. I2 is 1.8 ampere. I3 3.6. I3 कह रहे हैं जी 3.6 एम्पियर। So 3.6 1.8 and 0.9. So इनके रिजल्ट्स जो आपके पास आए हैं ओवरऑल अगर मैं इनको देखता हूं so I can see again जो चीज हमने शुरू में डिस्कस की थी कि पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टर जिस रेजिस्टर की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी करंट की वैल्यू कम होती है। सो यू कैन सी जो 4 ओम रेजिस्टर है यहाँ पे उसके अंदर 0.9 एम्पियर आ रहा है। 2 के लिए ऑब्वियसली 4 का हाफ क्या होगा क्योंकि 2 का डबल 4 है तो 4 में से जितनी करंट जाएगी उसकी डबल यहाँ पे आएगी दैट इज 1.8। आपके पास आंसर आ गया। और इसी तरह से जो राइट मोस्ट पे है उसके अंदर मेरे पास 3.6 करंट आएगी जो कि आपके पास 2 एम्पेयर का हाफ है 1 है। सो अगर 2 एम्पेयर वाले में से 1.8 आ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि 3R3 जो कि 1 ओम है उसमें से इसका डबल यानी कि 3.6 आएगी। क्लियर है? Yes, sir.